13 अप्रैल 1919 अमृतसर का आसमान आज कुछ अलग था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे आने वाली तबाही का एहसास हो चुका हो। लोग बैसाखी मनाने निकल चुके थे, लेकिन किसे पता था कि यह दिन भारत के इतिहास का सबसे काला दिन बन जाएगा। ठीक दोपहर 3:25 पर एक अंग्रेज अफसर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी 50 सैनिकों की टुकड़ी के साथ जलियांवाला बाग के संकरे रास्ते में घुस रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसे इतिहास सदियों तक याद रखेगा। बाग के अंदर हजारों लोग बैठे थे, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर, किसान। कई तो बैसाखी मेला देखने आए थे, कई अंग्रेज सरकार के अत्याचारों पर शांतिपूर्ण बैठक कर रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मौत बस कुछ कदम दूर खड़ी है। डायर ने बाग के अंदर प्रवेश करते ही बिना चेतावनी, बिना घोषणा, बिना रुकावट अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी और एक ही आदेश दिया, फायर। और अगला ही पल ब्रिटिश राइफलों की गोलियां आसमान चीरती हुई भीड़ में घुस गईं। चीखें पूरे अमृतसर में गूंज उठीं। लोग भागना चाहते थे, लेकिन जलियांवाला बाग का कोई निकास नहीं था। एक ही तंग गली, जिसे डायर ने पहले ही सैनिकों से बंद करवा दिया था। अब लोग फंस चुके थे, गोलियां लगातार बरस रही थीं। सैनिकों को साफ आदेश था कि जहां भी भीड़ घनी दिखे, वहीं निशाना लगाकर गोली चलाओ। बच्चे गिर रहे थे, माताएं चीखते हुए उन्हें ढांकने की कोशिश कर रही थीं, बुजुर्ग हाथ उठाकर रहम की भीख मांग रहे थे। लेकिन डायर के लिए यह भीड़ इंसान नहीं थी। उसे डर था कि भारतीय एक साथ इकट्ठा होकर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में ब्रिटिश सेना ने 1650 राउंड फायर किए। जमीन खून से भर गई। लोग कुएं में कूदकर जान बचाने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो कुआं भी लाशों से भर गया। बाद में दर्ज रिकॉर्ड बताते हैं कि कुएं से 120 से ज्यादा शव निकाले गए। अंग्रेजों ने गोलियां तब रोकी जब उनके हथियारों की गोलियां लगभग खत्म हो गईं। डायर बिना पीछे देखे वहां से बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम होते होते पूरा अमृतसर रो रहा था। जिनके घरों में सुबह हंसी थी, वहां रात में सिर्फ सन्नाटा था। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी आंकड़ा दिया 379 मौतें, लेकिन सच में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने 1000 से ज्यादा लोगों की मौत का अनुमान लगाया और 1500 से ज्यादा घायल हुए। शरीर की संख्या इतनी ज्यादा थी कि रात भर लोग अपनी लाशें ढूंढते फिरे, कई को पहचान भी नहीं पाए। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। जलियांवाला बाग ने पूरे भारत को जगा दिया। यह सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, यह ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे बड़ा विस्फोट था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। गांधी ने पहली बार देशव्यापी आंदोलन शुरू किया और एक युवा क्रांतिकारी उधम सिंह, जिन्होंने उस दिन अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा, उन्होंने कसम खाई, मैं ब्रिटेन तक जाकर इसका बदला लूंगा। 21 साल बाद 1940 में उन्होंने लंदन में जलियांवाला बाग के असली साजिशकर्ता माइकल ऑडवायर को गोली मारकर इस कसम को पूरा किया। आज भी जलियांवाला बाग के अंदर गोली के निशान दीवारों पर वैसे ही मौजूद हैं, जैसे इतिहास आज भी हमसे कह रहा हो, कभी मत भूलना कि उस दिन भारत ने अपनी आजादी के लिए क्या कीमत चुकाई थी। लेकिन जलियांवाला बाग का नरसंहार सिर्फ मौतों का आंकड़ा नहीं था, ये वो जहर था जिसने अंग्रेजी राज की जड़ों में पहली बार आग लगा दी थी। भारत के हर शहर में गुस्से की लहर दौड़ चुकी थी। अखबार सेंसर्ड हो रहे थे, लेकिन सच छिप नहीं पाया। गांव में, कस्बों में, रेल यात्राओं में, हर जगह एक ही फुसफुसाहट थी। अमृतसर में अंग्रेजों ने हजारों को मार दिया। पंजाब में तो हाल और भी भयानक था। डायर के अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुए, उसने अमृतसर को एक सैन्य शिविर में बदल दिया। मार्शल लॉ। लोगों को जमीन पर घुटनों के बल चलने को कहा गया। कई जगह लोगों को सड़कों पर लेट कर रेंगने का आदेश दिया गया। एक बुजुर्ग की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वह सलाम करना भूल गया था। लेकिन हिंदुस्तान अब डरने वाला नहीं था। यह घटना लोगों की रगों में खून की तरह दौड़ चुकी थी। गांधी ने पहली बार महसूस किया कि अंग्रेजों को अहिंसा से भी हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा।
इसी नरसंहार के बाद उन्होंने देश को सत्याग्रह की ओर बुलाया। पर इस कहानी का सबसे गहरा घाव एक आदमी के दिल में पड़ा, उधम सिंह, एक 20 साल का नौजवान जिसने उस दिन जलियांवाला बाग में बच्चों को मरते देखा, माताओं को अपने बच्चों को ढकते हुए दम तोड़ते देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक आग थी, ये खून का बदला लेना है। उधम सिंह ने अगले 21 साल तक सिर्फ एक नाम याद रखा, माइकल ओडवायर, वो आदमी जिसने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इस कार्रवाई को अनुमति दी थी। उधम सिंह ने देश छोड़ दिया, पहचान बदली, नकली पासपोर्ट बनाया और दुनिया के कई देशों से होकर ब्रिटेन पहुंचा। वो चुप था लेकिन उसका दिल जल रहा था। 13 मार्च 1940, लंदन, कैक्सटन हॉल। ओडवायर एक कार्यक्रम में मंच पर बैठा था। भीड़ शांत थी। उधम सिंह भीड़ के बीच खड़ा था। उसके कोट की जेब में पिस्तौल थी। अचानक ठाए ठाए 2 गोलियां चली। माइकल ओडवायर तुरंत वहीं गिर पड़ा, मर चुका था। उसे एक पल में जलियांवाला बाग का बदला पूरा हुआ। ब्रिटिश अखबार हैरान थे, लेकिन उधम सिंह ने सिर्फ एक बात कही, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने अपने उन लोगों की आवाज उठाई है जिनके पास बोलने का मौका भी नहीं था। अदालत में उससे पूछा गया, क्या तुम्हें अपने कृत्य पर पछतावा है? उधम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, पछतावा? मैं एक बार नहीं 100 बार करता। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे, आई रिग्रेट नथिंग। हिंदुस्तान में खबर पहुंची तो हर गली में उधम सिंह की कहानी गूंज उठी। लोग कहते थे, हमें एक गांधी चाहिए, लेकिन हमें एक उधम सिंह भी चाहिए। जलियांवाला बाग का वो मैदान आज भी खामोश खड़ा है, लेकिन उसकी खामोशी में चीखें हैं, गोलियों की आवाजें हैं, उन मासूमों की सांसें हैं जो उस दिन घर नहीं लौट पाए। जब रात के समय उस बाग में हवा चलती है तो दीवारों पर पड़े गोलियों के निशान जैसे आज भी फुसफुसाते हैं, ये मिट्टी खून से भरी है, इसे कभी मत भूलना। यही वो घटना थी जिसने भारत की आज़ादी को तेज कर दिया। जलियांवाला बाग सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी आत्मा में लिखा हुआ घाव है जो हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत सिर्फ एक आंदोलन नहीं, हजारों जानें थीं। जलियांवाला बाग के उस दर्दनाक दिन के बाद भारत में गुस्सा सिर्फ बाग तक सीमित नहीं रहा। देश भर में लोग उठ खड़े हुए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। अखबारों में लेख और कविताएं प्रकाशित होने लगीं, खून की लकीरें भारत की मिट्टी में। ब्रिटिश सरकार ने डरते हुए सेंसर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। गांधी ने अब अपनी अगली योजना बनाई, सत्याग्रह। उन्होंने लोगों को एकजुट किया, लेकिन जलियांवाला बाग की याद हर दिल में एक आग की तरह जल रही थी। इसी बीच उधम सिंह ने अपनी ट्रेनिंग और तैयारी जारी रखी।